हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? सब ठीक ठाक? ऑल वेल, ऑल वेल। ओके। तो बेटा, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था फिज़िक्स की टाइप्स। जैसे फिज़िक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्लासिकल फिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स में क्या क्या आता है? मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्टिक्स। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है? क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, लाइक बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, मून, अर्थ। मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एट्सेट्रा। सो आज का जो टॉपिक है, सेकेंड लेक्चर है ये, स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। देखो बेटा, फिजिक्स पढ़ के आपने देखा मैकेनिक्स पढ़ के मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो। ऑप्टिक्स पढ़ के आप क्या स्टडी करोगे? लाइट के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आप हीट इंजन्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें आप काइनेटिक एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एस्ट्रोफिजिक्स में आपको पता है एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ के क्या बनोगे। इसके बाद अकॉस्टिक साउंड, इससे आप इसमें भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इसमें आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकते हो। तो स्कोप बहुत है फिजिक्स के। अब इसमें यही लिखा है, स्कोप ऑफ फिजिक्स आर वेरी ब्रॉड एंड इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ ब्रांचेस लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एस्ट्रोनॉमी, एट्सेट्रा। अब देखो, इसमें छोटी से छोटी चीज़ के साथ भी फिजिक्स रिलेटेड है और बड़ी से बड़ी चीज़ के साथ भी, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी और बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट भी। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक गैलेक्सीज एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एट्सेट्रा। तो ये तो है बेटा, यहाँ से क्या चीज़ हमारे पास? स्कोप्स, द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब देखो, ये जो छोटी से छोटी चीज़ की स्टडी है और बड़ी से बड़ी चीज़ की स्टडी है, कैसे उन्होंने बेटा फाइंड आउट किया साइंटिस्ट ने, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को कैसे, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में भी स्टडी की है फिजिक्स ने, उनकी भी मेजरमेंट की है फिजिक्स ने। तो ये हमारे दिल में ना एक एक्साइटमेंट पैदा करता है कि हाउ, कैसे हुआ। फिजिक्स ने हमें मोबाइल दिया बना के, हाउ, कैसे बनाया। कंप्यूटर दिया बना के, कैसे बनाया होगा कंप्यूटर। ऐसे बेटा रॉकेट्स बनाए, कैसे बने होंगे रॉकेट्स। कैसे इंसान मून पे चला गया, कैसे इंसान कहाँ से कहाँ, कौन से मंगल ग्रह पे पहुंच गया। ये सारी चीज़ें बेटा, सैटेलाइट्स कैसे भेजी, क्या उसमें प्रोसेसेस होती हैं, सारी चीज़ें हमें क्या चीज़ पैदा करती है बेटा? एक्साइटमेंट। तो स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इन मैनी वेज। For example, it deals with the size ranging from 10s to power minus 14 मीटर। अब बेटा ये किसका साइज होता है? ये साइज होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। टू कितना डिस्टेंस लिया? दूसरा 10s to power 26 मीटर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ यूनिवर्स। दूसरा बेटा मास के बारे में, मास की रेंज कौन से कहाँ तक मेजर की है? 10s to power minus 30 kg टू 10s to power 55 kg। 10s to power minus 30 kg, ये किसका मास होता है बेटा? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ यूनिवर्स, 10s to power 55 kg। अब आगे बेटा ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स टू मेक यूजफुल डिवाइसेस इज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। कैसे कैसे? रोबोटिक्स, जर्नी टू मून and to nearby planets, control from the ground। ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन हेल्थ एंड साइंस, हेल्थ साइंसेज। ऐसे बेटा और किसी भी फील्ड में चले जाओ, कितने डिवाइसेस है, सारे डिवाइसेस। इवन फैन भी हमें किसने दिया है? फिजिक्स ने। टीवी टेलीविज़न भी किसने दिया हमें? फिजिक्स ने। तो
इससे हमें क्या समझ आता है, इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन इज फिजिक्स। हर एक चीज़ का बेटा, इंजीनियरिंग की या टेक्निकल एजुकेशन का हर एक चीज़ का बेस क्या है, फिजिक्स, विच इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। तो ये था हमारा बेटा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके आप स्क्रीनशॉट्स लेके भी नोट कर सकते हो। तो इसमें आगे क्या है बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। अभी अभी मैं डिस्कस करके हटा बेटा, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी किस चीज के बेस्ड है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। जो भी प्रिंसिपल फिजिक्स देती है, जो भी बात हमें फिजिक्स बताती है, उसी के ऊपर टेक्नोलॉजी डिपेंड होती है। तो टेक्नोलॉजी इज द अनदर फेस ऑफ फिजिक्स बिकॉज टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करके हम लोगों ने क्या डेवलप कर लिया, क्या डिजाइन कर लिया हम लोगों ने, इंजन लाइक स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। उसी चीज को स्टडी करके ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी को स्टडी करके हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स बना लिए बेटा। दे आर ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। इसी तरह से फिजिक्स ने हमें दी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प के साथ हम लोगों ने क्या क्या डिजाइन किया, रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे वर्क करता है, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल। ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेवलपमेंट नहीं की होती है, किसने, मार्कोनी ने, हमें नहीं बताया होता कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ये किसने बताया था हमें, मार्कोनी नाम का एक साइंटिस्ट था, इटालियन। इसमें हर्ट्स ने पहली बार हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करके बताई थी। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती तो ये सारी चीजें यूजलेस थी, ये बननी नहीं थी ये। इसी तरह से लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट ब्रॉट ए रेवोल्यूशन इन द वेदर फोरकास्ट। अगर सैटेलाइट्स नहीं होती तो हमें मौसम की जानकारी नहीं मिलती, जियोग्राफिकल सर्वे नहीं हम कर पाते, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसका मतलब सैटेलाइट्स की हेल्प के साथ हमें क्या क्या मिला, वेदर फोरकास्टिंग का पता चल गया, जियोग्राफिकल सर्वे, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो ये था बेटा फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। ऑब्वियस है, अगर फिजिक्स डेवलप होगी तो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो हमारी सोसाइटी डेवलप होगी। तो इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। देखो फिजिक्स ने तो हमें सब कुछ बना के दिया है, इवन की निडल, सुई धागा, एरोप्लेन, शूज, कंघी, आपके फेयर एंड लवली, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, एवरीथिंग। वो जो रबर बैंड लगाते हैं हम लोग पीछे, गुत्त करते हैं, जिनको कहते हैं गुत्त करते हैं, हाँ, वो सारी चीजें किने देती हैं बेटा, फिजिक्स ने। द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। दिस हैज बिकम पॉसिबल बाय द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आज हम गर्मी में बैठे होते, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हम आज फिर अंधेरे में बैठे होते। हमारे पास क्या होता है, एक लैंप, लालटेन भी बोलते हैं उसको, या दिया बोल लेते हैं उसको। तो कैसे हम पढ़ पाते, इलेक्ट्रिसिटी, इंजन्स, अगर इंजन्स नहीं होते तो हमारा आना जाना बड़ा डिफिकल्ट होता। रेडियो, टेलीविजन, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, एक्सरेज। अगर एक्सरेज नहीं होती हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों को पता ही नहीं चलना था। एक्सरेज तो बहुत पुरानी चीज़ है, सीटी स्कैन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस करवा के न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं फॉर पीसफुल पर्पज, लाइक फॉर इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। फिजिक्स ऑल्सो डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। देखो फिजिक्स ने न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल्स भी डेवलप किए हैं, जो कि बिना टाइम लिए पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। मीन्स न्यूक्लियर वेपन्स विच कैन डिस्ट्रॉय द होल लिविंग वर्ल्ड विद इन नो टाइम। तो ये है हमारा रिलेशन सोसाइटी के साथ। तो इसके बाद बेटे अब हमारे पास बात आती है किस चीज़ की, ये है फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल लॉज। बेटा जो भी फिजिक्स हम पढ़ेंगे, या ये यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है, ये वर्क करता है 4 फंडामेंटल लॉज के ऊपर। 4 नियम है बेटा फंडामेंटल लॉज। उनमें पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वेल नोन फिनोमेना है. मीन्स एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी है जो इस यूनिवर्स की या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, ना उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, इसको आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, पी के साथ लिखते थे, मास इनटू वेलोसिटी. मींस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम बोलते हैं. अगर वैसे डिफाइन करना हो उसको तो क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी. किसी बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर मोमेंटम. या मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं? मास इनटू वेलोसिटी. तो अब खुद हमें सोचना होगा, अगर बेटा हम यहां पे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं तो हमारा मोमेंटम कितना है? 0. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो इसका मोमेंटम 0 ही रहेगा. अगर इसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगा दूंगा तो ऑफ कोर्स ये मोशन में आ जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा? मोमेंटम. तो मोमेंटम कब चेंज हुआ? पहले 0 था, बाद में चेंज हो गया जब फोर्स लगाई. इसका मतलब जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तभी उसका मोमेंटम चेंज होता है. तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे या किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो इट मींस दैट उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? रिमेन कंजर्व, मींस कांस्टेंट. इसका मतलब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं किसी बॉडी के ऊपर लगती है या किसी सिस्टम के ऊपर लगती है, तब तक उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. देखो बेटा, कोई भी बॉडी जब लीनियर मोशन में होती है तो फोर्स काम करती है, और अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में रोटेट करे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो फोर्स होती है, फोर्स का रोल कौन सी चीज प्ले करती है उसमें? टॉर्क. मींस कोई भी बॉडी कब रोटेट करती है? जब उसके ऊपर क्या लगे? टॉर्क. अगर टॉर्क ना लगे तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड. उसके मोमेंटम को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन ए सिस्टम देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट. तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट. इसके बाद है फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स. तो इसमें क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में? इट स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व. बोलता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या रहता है? रिमेन कंजर्व, मींस कांस्टेंट, डू नॉट चेंज. तो अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट ना लगे. मींस ए सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना लगे, कोई बाहर का कोई प्रभाव ना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट. तो आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा. अगर कोई डाउट हो तो बिना हेजिटेट किए मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस पे आप मेरे को कॉल कर सकते हो. तो एनी टाइम आप व्हाट्सएप करो और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे ऑनलाइन क्लास में मैं क्लियर कर दूंगा, लाइक जूम ऐप पे. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.